नमस्ते एंड हेलो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक वंस अगेन एट बिजनेस का अड्डा। और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस का जादू। लेट्स स्टार्ट दिस मैजिक। और आज हम सीखने वाले हैं बिजनेस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को, ताकि हम क्लैरिफाई कर सके एक्चुअली कि हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, एक्चुअली हम उसे बिजनेस कह सकते हैं या नहीं। तो हमारा इंटेंशन और टॉपिक आज बहुत ही छोटा बट एंटरटेनिंग टॉपिक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कवर किया जाएगा, तो इट विल बी वन ऑफ द इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एंटरटेनिंग वीडियो। सो आप पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। बट उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे अपने प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने सीखा कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है अपने आप को बिजी रखना, एंगेज रखना, आइदर प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर अपने आप को एंगेज रखना। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर मैंने आपको क्लैरिफाई करके बताया था कि यहां पर हमें जरूर 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 ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम वहां पर कंसिडरेशन के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अपने आप को एंगेज रखना बट विद मोटिव ऑफ प्रॉफिट। हालांकि मोटिव प्रॉफिट होता है, बट ऐसा नहीं कि सभी कंपनियां प्रॉफिट ही करके जाती हैं, बट मोटिव हमेशा, इंटेंशन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना, जिसके लिए हमें कंसिडरेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिकेट। कंसिडरेशन का उसकी यूटिलिटी और उसके प्राइस के इक्वल होना जरूरी नहीं है। वो ज्यादा भी हो सकता है जब हमें प्रॉफिट होगा, राइट ना, और वो कम भी हो सकता है जितनी हमने उसकी रिक्वायरमेंट रखी है। सो नीड नॉट टू बी एडिकेट। देन फर्दर हमने समझा कि वो सभी क्रियाएं जिनको हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल द ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। एंड फर्दर दिस ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। अगर हम बात करें इन जनरल टर्म्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअल में कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ वो हमारे इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा था कि अगर आप किसी काम को विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, यानी लाभ अर्जित करने के लिए करें, तो वो एक आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर आप वहां पर वही काम किसी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू गेट द मेंटल सेटिस्फेक्शन। आप वहां से प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते हैं। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, देश प्रेम में कर रहे हो, यानी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मेन फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके, फिगर आउट कर सके कि एक्चुअल वो एक बिजनेस है या नहीं। तो अब हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या वो एक बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं है, राइट ना। तो हम एक एक करके उसको क्लैरिफाई करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास जो हमारा फर्स्ट फीचर है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम अभी क्लियर करके आए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है हर वो एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, कहीं ना कहीं अपने लिए आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ सिंपैथी, है ना। ये तीन वर्ड आप याद रखेंगे, आपके केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी हाईलाइटेड करके पूछा जाएगा। तो ये आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी होना चाहिए, यानी कि आपने वो जो काम किया है वो एक्चुअल में लव में नहीं, किसी के प्रेम में नहीं करा है, राइट ना, किसी को सिंपैथाइज करने के लिए नहीं करा। एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्टिव जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, वो कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था कि आप वहां से अपने लिए प्रॉफिट अर्न करेंगे, मनी अर्न करेंगे, लाभ अर्जित करेंगे। और इस इंटेंशन के साथ किया हुआ हर एक काम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और जब मैं ये मेंशन करता हूं तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, जैसे हमारी मदर अगर हमारे लिए लव में या फिर सिंपल लव में जब हमारी मदर जो है वो हमारे लिए फूड बनाती है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कभी भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारे पॉइंटर याद रखना है हमें, वो यही याद रखना है कि हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो इकोनॉमिक नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, याद करिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी? या क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, बट लास्ट में एक वर्ड है इन द टर्म्स ऑफ मनी। इन द टर्म्स ऑफ मनी इन द सेंस कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर वो टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी है, तो हम उसे बिजनेस के अंदर डील करते हैं, वो भी विद एन ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन। इट्स नॉट मैंडेटरी कि उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट उस बिजनेस का इंटेंशन क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्निंग है या नहीं है। अगर है तो वो बिजनेस का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटेंसी में जैसा आपने पढ़ा, एग्जैक्टली यहां भी मैं मेंशन करके दे रहा हूं कि आउट ऑफ लव,
आउट ऑफ सिंपैथी एंड आउट ऑफ अफेक्शन जब हम काम करते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन सेकंड पॉइंटर जो हमारे पास यहां पर मेंशन करा हुआ है गाइस, वो सेकंड पॉइंटर है हमारे पास जो हमें डील करना है, दैट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी दो बातों को हमें क्लैरिफाई करके समझना है कि यहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, आइदर यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और प्रोक्योरमेंट मतलब यानी प्रोडक्शन करने के बाद वहां डिस्ट्रीब्यूशन का टास्क या उसे स्टोर करने का टास्क रखा जा रहा है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, उन गुड्स को कहीं ना कहीं उस टाइम तक के लिए, उस टाइम फ्रेम के लिए, जैसे हम एंट्रेंस में क्लैरिफाई करेंगे है ना, कि हमारे पास जो है हिंड्रेंस के अंदर एक टाइम हिंड्रेंस होता है, एक प्लेस हिंड्रेंस होता है, तो उनको क्लैरिफाई करेंगे कि वहां पर प्रोडक्शन नहीं होता है, बस उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। यूटिलिटी की जब भी मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि यूटिलिटी हम किसी भी प्रोडक्ट की तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट की यूटिलिटी की बात करते हैं तो आपको नंबर वन जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्रोडक्ट यूटिलिटी के अंदर आपके पास सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, राइट ना, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट की यूटिलिटी एंड क्वालिटी कैसे बढ़ती है, जैसे मैं एक फर्नीचर लेकर आया, मैं एक वुडन पीस लेकर आया, मैं एक वुडन लॉग लेकर आया, उससे मैंने एक फाइन डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया। क्या मैंने उस लकड़ी की वैल्यू, क्या मैंने उस फर्नीचर, क्या मैंने उस वुड की वैल्यू को, उसकी यूटिलिटी को इंप्रूव करा या नहीं करा? श्योरली मैंने प्रोडक्शन करा है ना, और एक फाइन डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 5 to 10 रुपी किलो के हिसाब से शायद वो वुड बिकता, या 20 रुपी किलो के हिसाब केजी के हिसाब से बिकता। अब कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी बढ़ने के बाद वो लाख और 1000 में बिकेगा, राइट ना। तो मैंने क्या करा, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी इन द सेंस कि एक्चुअल में हमने क्या करने की कोशिश करी, उस प्रोडक्ट की उपयोगिता को बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये पहला तरीका है अपने बिजनेस को करने का, या तो आप किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को बढ़ाइए। अगर आप भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सोच रहे हैं तो आप इसी तरीके से सोचिए कि या तो आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, किसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है, उसे हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा जी, टाइम यूटिलिटी हम कहते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट की उपयोगिता उसके टाइम के हिसाब से बढ़ा देते हैं। टाइम के हिसाब से इन द सेंस यू नो वेरी वेल कि हमारे पास मैंगो का जो सीजन होता है वो कहीं ना कहीं समर्स में होता है, लेकिन क्या उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड सिर्फ समर में होती है? नहीं। तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोल्ड स्टोरेज या फिर कुछ ऐसा वेयर हाउस जिसमें आप मैंगो को स्टोर करके रख सके और उसको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आप क्या कर सके, यूज कर सके, इन फ्यूचर आप उसे सेल आउट कर सके, इन फ्यूचर आप उसको जो मार्केट में एक्सचेंज कर सके फॉर द सम कंसिडरेशन। यानी आपने उसकी टाइम यूटिलिटी को बढ़ा दिया है, उस सीजन तक के लिए आपने उसे रोक के रख लिया है जिस सीजन में वो रिक्वायर्ड डिमांड तो होगी बट सप्लाई नहीं होगी, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर फायदा होगा। और इस बात है, अगर समर सीजन के अंदर आपको 50 to 60 रुपए केजी या 100 रुपए केजी के हिसाब से अगर आपको मैंगो मिलते हैं, तो आप वही दिसंबर में अगर आपको रिक्वायरमेंट है या जैन में आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, टाइम यूटिलिटी के हिसाब से उसको स्टोर करके अपने पास रख लेंगे। ये जितनी भी कंपनियां, कैचअप कंपनी, टॉप्स, माजा, हालांकि आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि मैंगो का फ्लेवर ऐड करा जाता है, बहुत कम परसेंटेज में मैंगो को ऐड करा जाता है, ठीक है, तो आप उसे देखेंगे। बट जितना भी टॉप्स कंपनी अगर टमाटो केचप बनाती है तो वहां पर वो टमाटो के रेट को फ्लक्चुएट होते हुए बाई नहीं करती है, अपने टाइम यूटिलिटी को ध्यान रखते हैं और उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है टाइम के हिसाब से बदलने वाली है तो उसको स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं। देन थर्ड वन इज ऑल अबाउट द प्लेस यूटिलिटी। व्हाट इज मीन ऑफ प्लेस यूटिलिटी? प्लेस कि उस जगह पर उसको लेकर जाना जिस जगह पर उसकी उपयोगिता ज्यादा है, जिस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जब मैं प्लेस यूटिलिटी की बात करता हूं तो आपको ये बात बहुत क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि देखिए, कश्मीर के अंदर एप्पल होते हैं, लेकिन जो बीमार होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, चेन्नई कहीं भी हो सकते हैं, राइट ना। तो जितने भी एप्पल है वो कहां पर, वो ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं, किस जगह पर, उन जगहों पर जिन जगहों पर उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कश्मीर के अंदर आई गेस एप्पल का प्राइसिंग उतना नहीं होगा जितना बाकी स्टेट्स के अंदर है ना। तो हमने उसके वैल्यू एडिशन कैसे करा, सिर्फ उसको उस जगह तक पहुंचाकर जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है। टेक एन एग्जांपल, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के अंदर डॉक्टर का सजेशन क्या कि आपको कोकोनट वाटर पीना, बट कोकोनट वाटर आपको ज्यादा कहां मिलेगा, साउथ इंडिया के अंदर, और वहां से यहां पर ट्रांसपोर्टेड करा जाता है और उसकी वैल्यू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए कि क्या आपको किसी प्रोडक्शन के रिलेटेड आपको नॉलेज है, क्योंकि कभी भी किसी बिजनेस को करने से पहले आप ये जरूर इंश्योर करेंगे कि क्या आपको उस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज है। नहीं है
तो आप कलेक्ट करिए एंड देन स्टार्ट करिए। क्या आप प्रोडक्शन करके यूटिलिटी बढ़ाकर फिर आप अर्न करना चाहते हैं? यस और नो? देन सेकंड वन, क्या आप उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को प्लेस यूटिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं? यस और नो? एंड लास्ट वन इज, क्या आप उसकी टाइम यूटिलिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को एक डायरेक्शन दीजिए। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, इन केस फ्यूचर में कभी भी अगर आप सोचेंगे, हाँ, जैसा मैं आपको एड्रेस ही करता हूं, क्या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, तो अगर आप कभी भी इसके बारे में सोचते हैं तो इन पॉइंटर्स के बारे में जरूर हाईलाइटेड करके अपने लिए सोच करके देखें। लाइक जैसे एक और एग्जांपल देता हूं प्लेस यूटिलिटी के लिए, कि वाटर बॉटल की कीमत यहां पर कुछ और हो सकती है, बट राजस्थान में जहां वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वो प्लेस यूटिलिटी की वजह से ज्यादा, अगर वही वाटर बॉटल हम सऊदी अरब लेके जाएं तो वहां पर और ज्यादा यूटिलिटी बढ़ जाएगी। सो एक ऐसा बिजनेसमैन जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और उसके प्राइस में वो इंप्रूवमेंट करता जाता है, इंक्रीमेंट करता जाता है, तो कहीं ना कहीं वो किस चीज की वजह से बिजनेस में प्रॉफिटेबल बना हुआ है? सिर्फ प्लेस यूटिलिटी को समझ के वो बना हुआ है। तो आपके पास 3 तरीके हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए। यहां पर सेकंड पॉइंटर यही कहता है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी या तो आप प्रोडक्शन कर लीजिए या फिर आप प्रोक्योर करके रख लीजिए, उसको बचा करके रख लीजिए, और आप उस तरीके से क्या कर पाएंगे? अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंटर। थर्ड मींस होता है समथिंग इन रिटर्न। आपको जो रिटर्न में मिल रहा है उसकी वैल्यू उसके बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपने 100 रुपीज का डिसाइड करा हुआ है तो 100 के बदले अगर वो 80 या 20 या 50 या 60 भी मिलता है, यू आर लॉस मेकिंग कंपनी, दैट्स ट्रू। लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भी बिजनेस का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो भी कंसिडरेशन मिला है, समथिंग इन रिटर्न मिला है। हाँ, ज्यादा भी मिल सकता है, 120, 150, 180 भी मिल सकता है, वो आपके डिमांड एंड सप्लाई, यू नो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ, डिमांड एंड सप्लाई के प्रोसेस का रेट जो है वो हम डिसाइड करते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके पास ये ऑप्शन है, तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज, क्या बार्टर सिस्टम को भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस का सिस्टम मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो आप कमेंट में बताइएगा, देन आई आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है? क्या बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है? यस। क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यू हैव टू आंसर, क्योंकि वहां पर इंटेंशन आपको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने पॉइंटर नंबर 4 के ऊपर, और हमारा जो 4th पॉइंटर है बेटा जी, वो है आपके लिए क्लास 4th पॉइंटर है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग, वो भी रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ वंस और ट्वाइस और थ्राइस किसी एक्टिविटी को, बिजनेस एक्टिविटी को करता है, बिजनेस एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आइदर प्रोडक्शन और प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करना, ये सारी एक्टिविटीज को अगर वो सिर्फ वंस और ट्वाइस करता है, देन ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली वो बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको वहां पर रेगुलरिटी इन डीलिंग लाना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ द वेरी ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मी एंड माय ब्रदर, राइट, हमारे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी से एक 500 इयर्स ओल्ड हमारे पास जो है एक हेरिटेज के फॉर्म में एक क्लॉक है, एक घड़ी है, और उस घड़ी की वैल्यू एंटिक पीस में है, और वो एंटिक पीस में वैल्यू होने की वजह से उसकी वैल्यू जो है दैट इज 6 करोड़ रुपीस। अब वो 6 करोड़ रुपीस जब उसकी वैल्यू है, तो मैंने कहीं ना कहीं उस एंटिक पीस को, हम दोनों ब्रदर ने डिसाइड करा, सिबलिंग्स ने डिसाइड करा कि हम इसे सेल आउट करते हैं और 3 करोड़ रुपीस ईच में डिवाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो 3 करोड़ रुपीस मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, राइट ना? प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहा हूं, और वहां पर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज भी कर रहा हूं, वहां पर कंसिडरेशन भी मिल रहा है। बट इज दिस अ बिजनेस एक्टिविटी? नो। क्यों? क्योंकि मैंने इसे वंस करा है, ट्वाइस करा है या थ्राइस करा है, तो देखिए इस जगह पर हमने इसे वंस करा है। अब हम दोनों ब्रदर ने क्या करा, उसको 3 करोड़ रुपीस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, उसके बाद मेरे ब्रदर ने क्या करा, मेरे ब्रदर ने उस अमाउंट को अपने पास रख लिया, और मैंने उस 3 करोड़ रुपीस के साथ और भी एंटिक पीस को खरीदना स्टार्ट कर दिया, अपने पास कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही एग्जीबिशन हुआ, एग्जीबिशन के अंदर मैंने अपने कलेक्शन को वापस वहां पर लेके गया और वहां पर उसे सेल आउट करके कुछ अर्निंग करा, और अब मैंने इस चीज को यू नो फ्रीक्वेंट तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। इज दिस अ बिजनेस एक्टिविटी? यस, दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहां पर रेगुलरिटी इन डीलिंग आ गया। आई गेस इस एग्जांपल के साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर रेगुलरिटी इन डीलिंग हो तो ही हम उसे बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। लेट्स डील वन मोर एग्जांपल, राइट? हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, वो कुछ भी एकड़ में हो सकती है, हमने उसे सेल आउट करा, और सेल आउट करने के बाद हमने उससे प्रॉफिट कमाया, कंसिडरेशन लिया, और प्रॉफिट मोटिव से हमने उसे वो करा। क्या Is this a business activity? बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं?
नो नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज वांस। अब उस प्लॉट को, उस प्लॉट साइज को जब मैंने सेल आउट करा, तो वहां से जो भी मेरे पास अमाउंट आया, उससे मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का टास्क स्टार्ट कर दिया और मैंने और दूसरी जगहों पर लैंड खरीदा और उन्हें भी सेल आउट करा, और इस तरीके से नाउ आई एम अ बिल्डर, राइट? नाउ आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर। क्या अब यहां पर रेगुलरिटी इन डीलिंग आई? यस, दिस इज द वन ऑफ द फाइन एग्जांपल ऑफ रेगुलरिटी इन डीलिंग। तो किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, देन वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, देन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, एंड देन आपके पास क्या होना चाहिए बेटा जी? वो रेगुलरिटी इन डीलिंग होनी चाहिए, अदरवाइज दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। अब आपको ये समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि जब अगर किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मोटिव ना हो, प्रॉफिट मोटिव तो होना श्योरली है, प्रॉफिट मोटिव होना श्योर है, बट कई बार बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता। लेकिन जब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता है तो उसको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए मैं आपको एक ग्राफ मेंशन करके दिखाता हूं, ग्राफ देखिए, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं हमारे किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग, तो हमारे पास किसी भी बिजनेस के अंदर जो एक छोटा सा ग्राफ है, मैं आपको ये मेंशन करके दिखाता हूं, और आप इस ग्राफ पर देखेंगे कि हमारे पास जो लॉन्ग रन का ग्राफ बनता है बेटा जी, वो कुछ ऐसा बनता है, और इस लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास कुछ शॉर्ट रन के भी ग्राफ होते हैं। ये दीज आर द शॉर्ट रन। अगर आप अपने बिजनेस के सर्वाइवल को लॉन्ग रन में चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगातार प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। शेयर मार्केट के अंदर भी अगर आपको बने रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनियां जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती हैं, यहां उनकी बहुत पिटाई होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइक पेटीएम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप जाकर देखिए कि पेटीएम के पूरे करियर में उसने कितनी बार प्रॉफिट या कितनी बार लॉस करा है, तो आप पाएंगे कि पेटीएम जो है सिर्फ अपने बिजनेस के सर्वाइवल को इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो दैट इज नॉट अ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव तो है, बट उसका प्रॉफिट होना वो दैट्स नॉट इंश्योर, वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा है, राइट? और वो टिका हुआ मार्केट में क्यों है, वो हम क्लास 12th में अपने कवर करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके, कि कहीं ना कहीं पूरा इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पेमेंट सारे डिजिटल हो रहे हैं, तो इसी वजह से वो टिका हुआ है। क्यों? एक उम्मीद है कि कल को अगर ये बिजनेस कहीं ना कहीं ट्रेंड में आया, लाइमलाइटेड हुआ, तो कहीं ना कहीं पेटीएम को बहुत अच्छा फायदा हो सकता था। हाँ, पेटीएम के पास एक और चीज दिमाग में थी कि वो एक पेटीएम बैंक बनना चाहता था, बट अभी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से पेटीएम इज नॉट इन राइट स्टेट टू बिकम अ पेटीएम बैंक, जिसकी वजह से अभी शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी हलचल हो रखी है पेटीएम बैंक को लेकर, तो लगातार 20% डाउन भी चल रहा है। सो जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन शेयर करी इससे रिलेटेड, मेरा कोई पर्पस या कोई सजेशन या टिप देना नहीं है, सिर्फ मैं मेंशन करके बताना चाहता था। तो आप देखिए, किसी भी बिजनेस का लॉन्ग रन में ऊपर जाना बहुत जरूरी है, और लॉन्ग रन तो तभी पॉसिबल होता है जब सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। बुरे समय में भी सर्वाइवल हो सकता है, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी सर्वाइवल हो सकता है, वॉर के स्टेट में भी सर्वाइवल हो सकता है। और ये सर्वाइवल कब पॉसिबल है? जब हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने उस प्रॉफिट को, अपने रिटेन अर्निंग को अपने बुरे समय में, रेसेशन के टाइम पीरियड में यूज और यूटिलाइज कर पाएंगे, विच विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस। तो इसलिए हमारे बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा तो उस पर कैपिटल साइजिंग बढ़ेगी, जब प्रॉफिट आएगा तो कहीं ना कहीं उससे हमारे लिए इनोवेशन और एफिशिएंसी और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो हम बात करेंगे डिटेल में। बट आप ये चार्ट जरूर याद रखें, ये ग्राफ जरूर याद रखें कि लॉन्ग रन में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए सर्वाइवल के लिए और उसके इनोवेशन के लिए प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। यस, 1 और 2 ईयर और 3 ईयर शॉर्ट रन टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो वहां पर प्रॉफिट कहीं ना कहीं हम लॉस मेकिंग कंपनी को भी कुछ ईयर्स तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अगर आपको लॉन्ग रन डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट मेकिंग होना ही पड़ेगा। प्रॉफिट में अर्निंग के अंदर भी आपको 2 पॉइंटर ध्यान रखने हैं कि वन ऑफ देम इज मैक्सिमम प्रॉफिट, अनदर इज सफिशिएंट प्रॉफिट। आपको कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना, आपको सिर्फ सफिशिएंट प्रॉफिट की तरफ जाना है। सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट जिस प्रॉफिट के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर लें, अपनी कॉस्टिंग, अपने सारे कॉस्ट से थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए क्या हुआ कि एक मिल्क सेलर थे, ठीक है, और वहां पर उन्होंने क्या करा, मिल्क सेल करते हैं तो वो 20 लीटर मिल्क जो है अराउंड जो है डेली का उनका सेल आउट है, लेकिन उनके पास डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, तो उन्होंने क्या करा कि 20 लीटर मिल्क के अंदर उन्होंने 10 लीटर 5 लीटर जो है उन्होंने वाटर को उसमें
मिक्स कर दिया। अब मुझे बताइए वहां पर उन्होंने क्या करा, अगर 10 लीटर को या 15 लीटर को उन्होंने पानी को मिक्स कर दिया, श्योरली श्योरली आपको पता है, आपको बेटर पता है कि कितना उसमें एडजस्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर उनका इंटेंशन क्या हो गया, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या ये कंपनी नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी, ये कंपनी चलेगी, लेकिन इस कंपनी का लॉन्ग रन सर्वाइवल जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जैसे ही एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को, एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट कटिंग एक सोल्यूशन हो सकता है, या उसके लिए दूसरे प्रोसीजर हो सकते हैं, हम उसके लिए भी डील करेंगे। बट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चलते उन्होंने अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं चीट करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप कस्टमर को चीट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका लॉन्ग रन कहीं ना कहीं खतरे में आता है। हमारे कंट्री के जो ग्रेट बिजनेसमैन है मिस्टर टाटा, राइट ना, अब आप देखेंगे कि उनका हमारी कंट्री के अंदर जो गुडविल है, जो उनके ऊपर ट्रस्ट है, जो उनके ऊपर भरोसा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं अपने कस्टमर के हिसाब से मॉडिफाइड करते रहते हैं, यानी मैक्सिमम ऐसा ना लगे कि बिजनेस उन्हें अपने कस्टमर्स को काटने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उनका टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए कोशिश कर रही है। वहां पर सिर्फ उनको वो बेनिफिट वहां पर मिलना चाहिए। सो लेट्स मूव, टाइम बहुत कम है, फटाफट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी बिजनेस रिस्क होना। अब देखिए, जब मैं बात करता हूं बिजनेस रिस्क को लेकर तो बहुत सारे बच्चों को डायलॉग याद आते हैं, रिस्क है तो इश्क है। बट एक्चुअल में रिस्क है तो इश्क है, इसमें बच्चों को रिस्क का ही इंफॉर्मेशन नहीं है कि सच में एक्चुअल में यहां पर किस टाइप ऑफ रिस्क की बात करी जा रही है। यहां पर रिस्क का मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपका पैर फिसलेगा और आप गिरेंगे स्टेयर से और उसके बाद आपको फ्रैक्चर होगा। रिस्क का एक्चुअल डिफाइंड बिजनेस स्टडी के अंदर क्या है, ये मैं एक की पॉइंटर आपको देना चाहता हूं कि एक्चुअल में बिजनेस में जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटीज से आता है। अनसर्टेनिटीज मतलब फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि लॉकडाउन, कोरोना, वॉर की सिचुएशन या रिसेशन का टाइम सेशन या फिर ट्रेंड से बाहर हो जाना, ये कोई नहीं जानता, किसी को भी आइडिया नहीं है। इन्हीं अनसर्टेनिटीज को सम करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे पास बिजनेस रिस्क निकल के आता है। जब हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो आपको बहुत क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि बिजनेस रिस्क के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि रिस्क का मतलब होता है अ चांस टू लूज कैपिटल। बिजनेस रिस्क में यह रिस्क नहीं होता है कि आप फॉल डाउन कर जाएंगे या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। अ चांस टू लूज कैपिटल, बिजनेस की अनसर्टेनिटीज की वजह से जो ये पॉसिबिलिटी बनी है कि आप अपने कैपिटल को भी खो सकते हैं, उसे यहां पर बिजनेस में रिस्क कहते हैं। और यहां पर रिस्क जो है वो बहुत कैलकुलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस करेंगे और आपका सब कुछ लुट जाएगा। वहां कैलकुलेटेड रिस्क होता है। आपको पता है कि कहां पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है और कहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी, और नहीं पता तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। ओके, आप देखिए कि मैं आपको क्लैरिफाई करके बता दूं कि यहां पर अनसर्टेनिटी रहती है, जिसकी वजह से एक रिस्क बना रहता है रिटर्न्स का, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी इक्विलिब्रियम में रह जाते हैं। इसी चांस को कि अगर आपने 10 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करा है, इंट्रोड्यूस करा है, तो वहां पर हो सकता है एक चांस है कि वो 10 लाख रुपीज का 8 लाख रुपीज रह जाए, 9 लाख रुपीज रह जाए, और यही पॉसिबिलिटी वहां भी है। तो जो 10 लाख रुपीज को रिस्क में डाल रहा है वो 15 लाख का या 5 लाख का या 20 लाख का प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो यहां पर रिस्क है तो इश्क है को अगर मैं बिजनेस टर्म में ट्रांसलेट करूं तो दैट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। कि जब आप रिस्क लेते हैं और जितना बड़ा रिस्क लेते हैं रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। सो याद रखेंगे, यहां पर रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी की वजह से अ चांस टू लूज योर कैपिटल, आपके कैपिटल के खोने की जो पॉसिबिलिटी है उसी को यहां पर रिस्क कहते हैं। तो इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं होता है। ये पॉइंटर हमने आपको यहां पर मेंशन करके दिया। चलिए अब फटाफट से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एक्चुअल में आप अपने फ्यूचर में क्या सोचते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके किसी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट आइडिया के साथ आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाएं या एम्प्लॉयमेंट करने जाएं, और या फिर आप बिजनेस के डायरेक्शन में मूव करें। अगर आपको सही कैलकुलेशन है, आर यू गाइज रेडी टू रिस्क योर कैपिटल? आर यू गाइज रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस? बिकॉज रिस्क है तभी तो हमें रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलेगा ना। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन यहां पर इश्क का मतलब प्रॉफिट है और रिस्क का मतलब है अ चांस टू लूज योर कैपिटल। फटाफट से कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल आप अपना फ्यूचर कहां पर देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून, टाटा, सी या।